इंटरनेशनल लॉ की क्लास में आज सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। बहुत समय के बाद वी आर मीटिंग ऑनलाइन बिकॉज ऑफ द प्रिवेलिंग पैंडेमिक, और साथ साथ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव नॉट बीन इन टच विथ ईच अदर। हम लोगों की क्लासेस भी सस्पेंड हो गई थी इधर लगभग 20 दिन के लिए। बट आई होप दैट यू मस्ट हैव बीन इन टच विद योर स्टडीज़। मुझे पूरा विश्वास है कि इन दिनों आप जितने दिन क्लास नहीं हुई थी, आप लोग अपने अपने तरीक़ों से क्लास के टच में अपने स्टडीज़ के टच में रहे होंगे। एंड आई विश यू ऑल अ वेरी सेफ स्टे। आज अभी तो आपको अगर याद होगा कि लास्ट टर्न पर व्हेन आई वॉज इंटरेक्टिंग विद यू regarding this topic, regarding the human rights topic in international law, वहाँ पर हमने कुछ आपसे कुछ वीडियो के द्वारा तो आपसे कोई वार्ता नहीं हुई थी, कुछ हमने आपको नोट्स या मटेरियल भी भेजा था। लेकिन हमने आई वॉज जस्ट थिंकिंग टू होल्ड अ क्लास विद यू ऑन दिस टॉपिक ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना, जो हम लोग जिस विषय के ऊपर हम बात कर रहे हैं आपसे। जस्ट अ मोमेंट, है ना। तो ह्यूमन राइट्स के बारे में ऐसे तो यू मस्ट बी हैविंग अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट ह्यूमन राइट्स आर, बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉमन, अ वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ अ टॉपिक. You must have heard so much about, you have already heard so much about human rights. You must have already read about human rights so much, so many times. और आपको इसका कंसेप्ट भी पता होगा. और लेकिन when we discuss this issue in international law, there we have to remember certain things. और ख़ास तौर से जब हम विशेष रूप से हम बात करते हैं about human rights in the perspective of the United Nations, क्योंकि if there is no United Nations, there can be no talk about human rights. So it was only after the establishment of the United Nations in 1945, the concept or the concept, or we can say the meaning or the narrative on human rights gained momentum. क्योंकि जब तक यूनाइटेड नेशंस नहीं था तो ह्यूमन राइट्स के बारे में भी कोई विशेष बातचीत नहीं हो पाई थी. As you might have studied that under the League of Nations that was established in 1920, there was no mention of human rights as such in the covenant of the League of Nations. और जो भी कुछ मानवाधिकार के नाम पर लीग सभा में जो कुछ इंक्लूड भी किया गया था, that was not directly pertaining to human rights. वहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा गया था, अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसके बारे में, कि जो लेबरर होगा, जो श्रमिक होंगे, मजदूर होंगे, उनकी चिंता करी जाएगी, उनके लिए कार्य किया जाएगा लीग सभा के द्वारा. ये बात अवश्य थी. देन इट टॉक्ड ऑल्सो अबाउट द माइनॉरिटीज़ इन द सब्जुगेटेड स्टेट्स, अर्थात जो हारे हुए राज्य थे, उन राज्यों में जो लोग रह रहे थे, उन लोगों के मानवाधिकारों के बारे में उसने कुछ कहा था. लेकिन देयर वाज नो रेफरेंस टू ह्यूमन राइट्स एज सच. इट वाज नॉट द सेंट्रल फोकस. व्हाट आई मीन टू से इज दैट फॉर द लीग ऑफ नेशंस human rights was not a central subject of discussion. Therefore we say that League of Nations does not carry that narrative or that input about the human rights as we find later on in the United Nations, है ना. तो therefore जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो मानवाधिकारों का इतना व्यापक स्तर पर जो हनन हुआ, उल्लंघन हुआ, एंड द मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन लाइव्स, राइट्स तो जो वायलेट हुए, द फंडामेंटल इशू that became a point of discussion at the United Nations was when massive lives were lost, when lives were destroyed at whim, when genocide was committed, when war crimes was committed with impunity, then how could human rights be secured in such an atmosphere? Therefore, when the United Nations was created, the first aspect or the first principle or the first objective of the United Nations was to contain the future orgy of war.
to save the international community or to save the humankind or mankind from the future scourge of wars. है ना, तो आगे का कोई युद्ध ना हो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, उसके लिए हम निश्चित रूप से ये संयुक्त राष्ट्र को धन्यवाद भी देते हैं उसके योगदान के लिए, क्योंकि इट डिड प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर, and this was preventing the next world war was the basic objective of the United Nations. It was a prime objective for which the United Nations came into existence. तो सबसे पहला जो उद्देश्य था यूनाइटेड नेशंस का अस्तित्व में आने का था, वो ये था कि अब इस मानव समाज को भविष्य में अब तीसरे विश्व युद्ध, या तीसरा तो उसमें नहीं कहा गया, लेकिन भविष्य में कोई ऐसा विश्व युद्ध ना सामना करना पड़े, विश्व के सामने फिर ऐसी परिस्थितियां ना बने कि एक और विश्व युद्ध आए। इस चीज़ को रोकना, इस चीज़ का निवारण करना, ये संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य बना, है ना। और देखिए, जैसा हमने भी कहा, इन अ कंडीशन ऑफ जेनोसाइड और इन सिचुएशंस वेयर वॉर क्राइम्स वर टेकिंग प्लेस विद इम्प्यूनिटी, विदाउट फियर, without control, then under such circumstances there could be no talk about human rights or fundamental freedoms or the human dignity or the human worth. These all lofty principles, they come into play only when there is a secured atmosphere, only when there is a peace, only when there is calm and tranquility all around, only then you can talk about human rights. But under circumstances where the entire, you can say the entire, the global, you can say the global space was occupied by war, or where nations were fighting among themselves. Therefore, under such circumstances there could be no talk about human rights. तो इसलिए हमने कहा यूनाइटेड नेशंस का सबसे पहला जो उद्देश्य है, अगर आप यूएन चार्टर को आप पढ़ेंगे तो उसमें जो पहला उद्देश्य है, टू प्रिवेंट द फ्यूचर स्काउच ऑफ वॉर, अर्थात आगे आने वाले युद्धों को रोकना, है ना, टू सेव द इंटरनेशनल कम्युनिटी फ्रॉम फ्यूचर वॉर्स. दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव. एंड द सेकेंड ऑब्जेक्टिव वॉज टू सिक्योर द फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड द ह्यूमन डिग्निटी टू द पीपल. तो जो दूसरा उद्देश्य था वो ये था कि मानवाधिकारों को तथा मानव गरिमा को की स्थापना करी जाए, और स्थापना करने बाद उसको अक्षुण्ण रखा जाए. ये उसका दूसरा उद्देश्य था संयुक्त राष्ट्र का. तो प्रथम उद्देश्य था भविष्य के युद्धों को रोकना, और दूसरा उद्देश्य था मानवाधिकारों को सुरक्षित करना. विद दीज टू प्राइम ऑब्जेक्टिव्स द यूनाइटेड नेशंस केम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना. तो ये संयुक्त राष्ट्र का ये दो इसका मेजर पर्पस है, ये दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेकंड इशू, दैट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, दैट इज कंसर्न विद ह्यूमन राइट्स, है ना. तो मानवाधिकारों से संबंधित जो मानवाधिकारों का जो विषय है, और ये जो दूसरा ये उसका उद्देश्य था, इट नीड्स अ क्लोजर लुक. उसके ऊपर थोड़ा सा और चिंतन करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, we have to take into notice that when the charter was being discussed, when the charter was yet not framed fully, issues of human rights or discussions on human rights had started taking place, and from minimal discussions to maximum discussions were initiated, and that finally led to the inclusion of human rights and the UN Charter. हमने कहा मिनिमल डिस्कशन भी हुआ था, अर्थात देयर वॉज ओनली वन लाइन स्टेटमेंट और रेफरेंस टू ह्यूमन राइट्स, एंड दैट वॉज इन द डम्बार्टन ओक्स. जो डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, डम्बार्टन ओक्स इज़ इन यूएसए. इट इज़ अ मैंशन, एक बड़ा, जैसे हम लोग कहते हैं ना वर्साय पैलेस है जो फ्रांस में है, उसी तरह से डम्बार्टन ओक्स इज़ अ मैंशन. मे बी perhaps it is in California, but I am not sure, but definitely it is in America. तो डम्बार्टन ओक्स कॉन्फ्रेंस हुई थी in 1944, and at that conference there was a very short reference to the inclusion of human rights in the proposed UN Charter. So going by the deliberations of the Dumbarton conference, we can guess that human rights at that time was not a very serious issue that merited attention from the members who were attending that conference.
यानी जो डम्बार्टन ओक्स जो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, संगोष्ठी हुई थी 1944 में, वहाँ पर केवल एक पंक्ति में ही मानवाधिकारों के बारे में कहा गया था, उसके ऊपर कोई इलॉबरेशन नहीं किया गया था। तो उससे ये इम्प्रेशन अवश्य मिलता है कि इतना बड़ा त्रासदी होने के बाद भी, आफ्टर सच अ मैसिव सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्टिल परहैप्स the countries, they were not showing their eagerness or enthusiasm for the incorporation of human rights in the Charter of the United Nations. तभी तो एक लाइन का रेफरेंस था. So therefore it was quite surprising, for the nations who are attending that conference, कि इसके ऊपर और डेलिब्रेशन किया जाना चाहिए था. एंड देयरफॉर अनदर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन द ईयर 1945, जिसको हम कहते हैं शैपुलटेक कॉन्फ्रेंस, शैपुलटेपेक कॉन्फ्रेंस, शैपुलटेपेक, CHAPULTEPEC, शैपुलटेक, शैपुलटेपेक, CHAPULTEPEC, शैपुलटेपेक कॉन्फ्रेंस. और ये लैटिन अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका का एक ये एक प्लेस है जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में. और इस कॉन्फ्रेंस में इस बात को और इलॉबरेट करने का प्रयास किया गया था कि मानवाधिकारों को के बारे में हम और क्या इंक्लूड कर सकते हैं यूएन चार्टर में. एंड पर्टिकुलरली द कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका, दे शोड देयर एंथुजियाज्म for including more provisions so as to make it a comprehensive provision on human rights. जो दक्षिण अमेरिका के कई सारे राज्य थे, जैसे पैनामा था, चिली था, क्यूबा था, है ना, और इसी तरह से और भी जो यूरुग्वे थे, पैराग्वे थे, तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिन्होंने मानवाधिकारों को लेकर और गंभीरता दिखाई, और उन्होंने अपनी रुचि भी दिखाई, अपनी आतुरता यानी अपनी उत्सुकता भी दिखाई कि मानवाधिकारों को और एक्सपेंड किया जाना चाहिए, सो दैट इट कुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द यूएन चार्टर इन अ मीनिंगफुल वे. तो दिस कॉन्फ्रेंस प्रूव्ड एन इम्प्रूवमेंट ओवर द प्रीवियस कॉन्फ्रेंस ऑफ डम्बार्टन ओक्स, है ना. तो शैपुलटेपेक कॉन्फ्रेंस 1945 में इसने और भी ह्यूमन राइट्स के कंटेंट को और भी स्पष्ट करने का प्रयास किया. सॉरी. और इस कॉन्फ्रेंस में जैसे कुछ सदस्यों ने कहा कि ह्यूमन राइट्स शुड बी एसोसिएटेड विद द राइट टू लाइफ, विद द राइट टू वर्क, विद द राइट टू मूवमेंट, विद द राइट टू सेफ लिविंग. ये सारी बातें उन्होंने कहा. उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों इस शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका तात्पर्य केवल एस्पिरेशनल राइट्स नहीं होने चाहिए, अर्थात केवल हम वो जो कल्पना के लोक में रहते हैं कि हमारा अधिकार है कि विवाह करने का अधिकार है, कि हमारा अधिकार है एंटरटेनमेंट का है, मनोरंजन का अधिकार है. आजकल तो बड़े वियर्ड कंसेप्ट्स आ गए ना ह्यूमन राइट्स के, बड़े अद्भुत तरीके से इस मानवाधिकार के विषय को तो आजकल डिस्कस किया जाता है ना. तो दोज इश्यूज दे वर नॉट इनटू पिक्चर एट दैट टाइम. इनफैक्ट व्हाट कुड कंस्टिट्यूट द वेरी बेसिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स दैट वाज सॉट टू बी डिस्कस्ड. और इसलिए द राइट टू लाइफ, द राइट टू पर्सनल लिबर्टी, है ना, द राइट टू मूवमेंट, द राइट टू वर्क, द राइट टू सोशल सिक्योरिटी, द राइट टू सेफ एग्जिस्टेंस, these were the vital issues that were discussed under the broad issue or under the broad topic of human rights, है ना, कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, ये सारे जो पहलू थे मानवाधिकारों को इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया था इस शैपुलटेपेक कॉन्फ्रेंस में. तो बहुत सारे दक्षिण अमेरिका के राज्यों ने उन्होंने गंभीरता दिखाई और उन्होंने उत्सुकता दिखाई कि इसके ऊपर वास्तव में सकारात्मक और वार्ता होनी चाहिए. देयरफॉर द डिस्कोर्स ऑन ह्यूमन राइट्स ग्रू वेरी इंटरेस्टिंग. इट अटेन्ड लॉट ऑफ सीरियसनेस एंड इट वाज एनरिच्ड, है ना. तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण ये कदम था इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के माध्यम से. और उसके बाद आती है 1945 में ही जो अगली कॉन्फ्रेंस आती है जिसे हम कहते हैं सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस. 1946 में आई थी बल्कि ये सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस. और ये जो हम कहते हैं इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस दैट लेड फाइनली टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. तो ये जो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसने बिल्कुल एक फाइनल शेप दे दिया था. यूएन चार्टर क्या होगा, यूएन चार्टर के विभिन्न प्रावधान क्या होंगे, उसके विभिन्न पक्ष क्या होंगे, आयाम क्या होंगे, और साथ साथ मानवाधिकारों के बारे में भी
इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन किया गया था। सो देयरफॉर वी से, जैसे हमने शुरू में कहा था कि फ्रॉम मिनिमल डिस्कशंस, और वी कैन से दैट फ्रॉम मिनिमल अटेंशन to the notion of human rights, discussions started, moving in the direction of maximum deliberations. तो जहाँ पर बहुत कम वार्ता हो रही थी, उस कम वार्ता से और आगे बात होना शुरू हुई, एंड अल्टीमेटली इट रीच्ड इट्स लॉजिकल डेस्टिनेशन, एंड दैट डेस्टिनेशन वाज अराइव्ड एट इन द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। तो थोड़ा सा इसके बारे में, वेन एवर यू आर डिस्कसिंग अबाउट द UN चार्टर एंड पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू द प्रोविजंस ऑन द प्रोविजंस ऑन ह्यूमन राइट्स इन द चार्टर, वी नीड टू टेक इन टू कंसिडरेशन दीज 3 कॉन्फ्रेंसेज। अभी तो हम बहुत सारा डिटेल में आपको नहीं बता पाएंगे यहाँ पर, बिकॉज वीडियो लेक्चर की भी एक लिमिट होती है, बिकॉज आई हैव टू कवर मोर थिंग्स, है ना। तो इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ हिंट that you need to go in detail through the in detail about the Dumbarton Oaks, about the Chapultepec conference, and about the San Francisco conference when you are discussing issues related to human rights, क्योंकि ये फॉर्मेटिव हम कह लें कॉन्फ्रेंसेस थी, है ना। तो जो UN चार्टर में हम डिस्कस करते हैं उससे पहले इन 3 चीज़ों को भी हमारे संज्ञान में होना ज़रूरी है। सो यू मस्ट पे अटेंशन, यू मस्ट पे मोर, यू मस्ट पेयर मोर टाइम एंड योर एनर्जी टू स्टडिंग दीज 3 कॉन्फ्रेंसेस, है ना। उसके बाद जब आता है यूनाइटेड नेशंस की जब स्टैब्लिशमेंट होती है ना, 24 अक्टूबर, वी नो that United Nations Charter was signed, it came into effect on 24th of October 1945। 24 अक्टूबर 1945 में ये यूनाइटेड नेशन चार्टर इट केम इनटू इफेक्ट, है ना, ये प्रभाव में आ गया था, ये काम करने लगा था यूनाइटेड नेशंस, है ना। तो इसलिए तो जब हम बात करते हैं मानवाधिकारों को लेकर UN चार्टर में क्या प्रोविजंस हैं, अब देखिए UN चार्टर में डेफिनेटली देयर आर प्रोविजंस रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स इन द UN चार्टर, और वो जो प्रोविजंस हैं दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट। जैसे हमने कहा, जो प्रियम्बल टू द UN चार्टर, जो 2nd पैराग्राफ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो 2nd पैराग्राफ है उसमें कहा गया दैट यूनाइटेड नेशंस अफर्म्स इट्स फेथ in the fundamental freedoms and human rights of the people। ये जो 2nd पैराग्राफ है UN चार्टर का, प्रियम्बल का, उसमें ये बात कही गई है कि संयुक्त राष्ट्र मौलिक अधिकार तथा, जिसे आप कह ले मौलिक अधिकार तथा फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड ह्यूमन राइट्स, मौलिक स्वतंत्रताएं तथा मानवाधिकारों में आस्था व्यक्त करता है। तो दिस इज प्रोवाइडेड इन द 2nd पैराग्राफ ऑफ द प्रियम्बल टू द UN चार्टर। तो आप समझ लीजिए कि इतना महत्वपूर्ण विषय हो गया कि प्रियम्बल में इसको स्थान दिया गया, और वो भी 2nd पैराग्राफ में उसको रखा गया। सो यू कैन वेरी वेल imagine the significance that is attached to human rights, that has been attached to human rights in the UN चार्टर। तो एक तो ये हो गया, और जहाँ पर इसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं और साथ साथ जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, मानवाधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ एग्जिस्टेंस ऑफ द पीपल। लोगों के सुरक्षित अस्तित्व के लिए ये सब चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं। तो आप इसको 2nd पैराग्राफ को भी जरा ध्यान से पढ़िएगा। हम बहुत सारी, जैसे हमने अभी बताया, बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में नहीं जा सकते, है ना, लेकिन हम आपको बस एक हिंट देने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आप मानव अधिकार के बारे में पढ़ेंगे तो प्रियम्बल इसका जरूर पढ़िएगा, और जो 2nd पैराग्राफ है पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है ना, उसमें फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखा है। दिस शोज द सीरियसनेस ऑफ द UN चार्टर टू द नोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना। उसके बाद और भी जब हम आगे बढ़ते हैं, देयर वी कम अक्रॉस मेनी अदर प्रोविजंस, है ना, बहुत सारे अन्य प्रावधान हमारे सामने आते हैं जिनमें हम मानवाधिकारों को हम देख सकते हैं इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, है ना। जो UN चार्टर है, उस चार्टर में बहुत सारे ऐसे अन्य प्रावधान हैं। अब जैसे वो कौन से प्रावधान है मैं आपको बताता हूँ। फॉर इंस्टेंस आर्टिकल 1, 8, 13, 55, 56, 62, 68 and 76,
इतने सारे तो अनुच्छेद हैं, फिर से सुन लीजिए, अनुच्छेद 1, 8, 13, 55, 56, 62, 68 तथा 76. So in a way there are 8 provisions, at least 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. At least there are 8 provisions in the UN Charter that provide directly or indirectly to human rights, that are applicable to human rights in one or the other way, either directly or indirectly. तो इसलिए और इन सारे, अब देखिए यूएन चार्टर को आपको स्टडी करने की ज़रूरत होगी, है ना। तो यूएन चार्टर इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। और यूएन चार्टर जो यूनाइटेड नेशंस के होम पेज पर आप जाइएगा और वहाँ पर उस होम पेज में आपको पूरा चार्टर मिल जाएगा। जस्ट गो थ्रू द चार्टर। और हमने ये आपको आर्टिकल्स बताए हैं, यू मस्ट रिमेंबर दीज आर्टिकल्स। सारे नहीं भी याद रहते तो कम से कम उससे कुछ प्रोविज़न आपको अवश्य याद होने चाहिए, है ना। सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स इन द यूएन चार्टर, यू नीड टू हैव अ क्लियर कंसेप्शन what are those provisions under which human right provisions have been provided, है ना। तो ये तो आर्टिकल है ही, है ना। अब देखिए यहाँ पर दूसरी बात अब ये आती है वो ये आती है कि जब इतनी सारी ये बातें बताई गई हैं तो अब इन चीज़ों को लेकर देखिए यूएन चार्टर में तो प्रावधान रख दिए गए हैं, है ना। दे हैव बीन इंश्राइंड इन द यूएन चार्टर। अगली बात ये आती है कि हाउ आर दीज प्रोविजंस गोइंग टू बी इन्फोर्स्ड। संविधान में किन्हीं संविधान में प्रावधानों को वर्णित करना या स्थान देना तो एक बात हुई, लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म अगर हम नहीं डिफाइन करेंगे, अगर हम ये नहीं बताएंगे व्हाट आर दोज एजेंसीज विच विल बी इम्प्लीमेंटिंग दोज प्रोविजंस, देन सच अ कॉन्स्टिट्यूशन और सच अ चार्टर इज़ मीनिंगलेस। भारत का संविधान भी है, आप जानते हैं हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं। तो इन आर्टिकल्स को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इट इज़ अल्टीमेटली द एग्जीक्यूटिव, है ना। एग्जीक्यूटिव का काम है कि जो संविधान में जो विभिन्न अनुच्छेद दिए गए हैं उसके तत्वाधान में मतलब कदम उठाना, नीतियाँ बनाना, कार्यक्रम बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी का काम है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी इज़ द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन सिमिलर वे the United Nations Charter is sought to be enforced by the General Assembly and by the ECOSOC, that is the Economic and Social Council. So General Assembly plus the Economic and Social Council, these are the two important mechanisms for implementing the provisions of the UN Charter, including the human rights. तो implementation mechanism को जरूर याद रखिएगा। केवल आप यूएन चार्टर मेंशन कर देंगे, that will not be sufficient unless and until you point out what are, or until unless you explain what are the agencies that will be implementing the provisions of the UN Charter, including provisions on human rights, है ना। तो जनरल असेंबली में इस सारे प्रोविजंस को लेकर डिस्कशन होता है। जैसे आजकल फ़िलिस्तीन और इज़राइल के मध्य इतना भयंकर संघर्ष चल रहा है, तो साथ साथ ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भी उसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है ना। दे आर डिस्कसिंग about the terrible situation that has been created as a result of this violence going on between Israel and Palestine, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र में इसका निर्णय, इस पर बहस होगी और इसके ऊपर उचित रेजोल्यूशन, जिसे हम कहते हैं प्रस्ताव, पारित किए जाते हैं। रेजोल्यूशंस आर पास बाय द जनरल असेंबली इन फर्दरेंस टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। संयुक्त राष्ट्र को क्या करना है इसके बारे में वो रेजोल्यूशन या प्रस्तावों को पास करती है ना, बाय अ वोट ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत के आधार पर। और दूसरा जो काम है, जहाँ तक मानवाधिकारों को इम्प्लीमेंट करने की बात है, वहाँ पर दैट इज़ द टास्क ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और देखिए जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसका जो सेटअप है दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर इन चैप्टर 9th। इन चैप्टर 9th दिस प्रोविजन इज़ देयर। जो चार्टर का चार्टर का 9वां अध्याय है, प्लीज़ गो थ्रू द 9th चैप्टर ऑफ द यूएन चार्टर दैट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और इसका काम ही यही है कि जो संयुक्त राष्ट्र में जो भी
कुछ चल रहा है सामाजिक या आर्थिक क्षेत्र में, जो कुछ चल रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है, वो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का काम होगा, सामाजिक तथा आर्थिक परिषद का काम होगा। और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इसको शॉर्ट में हम कहते हैं कि ये इकोसॉक कहते हैं, ECOSOC, इकोसॉक कहते हैं। तो इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजंस फॉर द क्रिएशन ऑफ इकोसॉक और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज़ प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 9 ऑफ द UN चार्टर। तो फिर से देखिए, ध्यान रखिएगा, ये स्पेसिफिक प्रोविजंस हमको याद होने चाहिए, कम से कम जानकारी हमको अवश्य होना चाहिए, राइट। तो ये दूसरा है। तीसरा जो एक और है, जो जहाँ से ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या किया जाता है, दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो चार्टर का जो 7वां अध्याय है, एंड दैट इज कंसर्न विद द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ अ मैंडेट टू एनफोर्स द डिसीजंस दैट इट हैज़ टेकन, है ना, टेकन आई मीन बाय मेजॉरिटी क्या, बाय वॉइस वोट। अगर सिक्योरिटी काउंसिल ने सभी सदस्यों की सहमति से कोई निर्णय लिया है, तो उस निर्णय को लागू करने में का काम सिक्योरिटी काउंसिल का होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स को चैप्टर 7 के अंतर्गत भी ये इम्प्लीमेंट किया था, ये इन्फोर्स किया जाता है। तो इन अ वे वी हैव 3 mechanisms टू इम्प्लीमेंट प्रोविजंस ऑन ह्यूमन राइट्स। एक तो हो गया जनरल असेंबली, जहाँ से वो जहाँ पर डिस्कशन होता है, रेजोल्यूशंस पास होते हैं। द सेकेंड इज़ द इकोसॉक दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 9, है ना, जो सामाजिक तथा आर्थिक परिषद है। इसका गठन क्या होगा, शक्तियाँ क्या होंगी, दायित्व क्या होंगे, कार्य क्या होंगे, इन सब का प्रोविज़न जो पूरा प्रावधान है ये चैप्टर 9 में दिया गया है। और तीसरा जो है, जो चैप्टर 7 में सिक्योरिटी काउंसिल को ये अधिकार दिया गया है, लेकिन दैट द राइट ग्रांटेड टू द सिक्योरिटी काउंसिल अंडर चैप्टर 7 इज़ ऑफ एन एक्सेप्शनल कैरेक्टर। अर्थात एक्सेप्शनल कैरेक्टर है कि जब बहुत ज़्यादा गंभीर सिचुएशन हो जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में बहुत गंभीर समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, जैसे आजकल जैसे हमने कहा इजराइल और पैलेस्टीन का जो युद्ध चल रहा है, अगर ये जल्दी नहीं रोका गया तब इसमें हो सकता है कि मानवाधिकारों का फर्दर उल्लंघन ना हो, हनन ना हो। सिक्योरिटी काउंसिल पूरे अपने सदस्यों के सहमति से निर्णय ले सकती है और वहाँ पर UN फोर्स के माध्यम से उस युद्ध को रुकवाने के लिए वो आवश्यक प्रस्ताव को पारित कर सकती है। दैट विल बी मैंडेटरी ऑन बोथ द बेलिजरेंट कंट्रीज़, है ना। तो इस तरह से सिक्योरिटी काउंसिल को अधिकार है कि मानवाधिकारों की रक्षा के लिए वो उचित कदम उठा सके। तो इसीलिए हमने कहा ये 3 मैकेनिज़म्स को हमें याद रखना चाहिए जब भी हम इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म के बारे में बात करते हैं, है ना। अब अगली बात क्या आती है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स हियर इज़ अ सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। एक कॉन्ट्रडिक्शन भी हमारे सामने आता है UN चार्टर में। देखिए, जहाँ पर UN चार्टर में ये बात कही गई है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या जनरल असेंबली इसके बारे में चिंतन मनन करेगी, विचार विमर्श करेगी और उचित प्रस्ताव पारित करेगी, वहीं पर ही या इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के माध्यम से भी होगा। वहीं पर एक प्रोविज़न और भी बड़ा डिस्टर्बिंग प्रोविज़न है, एंड दैट इज़ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 2 सब क्लॉज 7। आर्टिकल 2 सब क्लॉज 7, है ना, अनुच्छेद 2 उप अनुच्छेद 7, है ना। इस अनुच्छेद के द्वारा क्या प्रावधान किया गया, इसमें डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन के बारे में कहा गया है। अर्थात आप कह लीजिए कि आंतरिक क्षेत्राधिकार के बारे में कहा गया है। इसमें डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन अर्थात घरेलू क्षेत्राधिकार जिसे हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ और कॉन्ट्रडिक्शन क्या है इसमें? देखिए, इसका मतलब डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है घरेलू क्षेत्राधिकार। इसका तात्पर्य ये होता है कि दैट द स्टेट्स they are sovereign within themselves, or so far as their internal arrangement is concerned, every nation has a sovereign right to take decisions as per its authority or as per its convenience। ये डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन हुआ, अर्थात हर देश का एक संप्रभु अधिकार होता है कि वो अपने आंतरिक क्षेत्राधिकार को लेकर वो अपना निर्णय ले सकता है और वो डिसाइड कर सकता है कि उसके लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है। और इसमें कहा गया है, जो आर्टिकल 2 सब क्लॉज 7 उसमें कहा गया है कि ह्यूमन राइट्स, इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स द यूनाइटेड नेशंस
cannot have interference in the domestic jurisdiction of the states। अर्थात मानवाधिकारों के नाम पर संयुक्त राष्ट्र को राष्ट्रों के घरेलू मामलों में दखल अंदाजी करने का, हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 2 सब क्लॉज 7। तो इसे कहते हैं डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन। तो अर्थात इसमें अब क्या हो गया, एक दीवार खड़ी कर दिया इसने। अ वॉल हैज़ बीन इरेक्टेड between the national jurisdiction and the international obligation। While the United Nations has been created, it has been established to ensure, number one, that the world is saved from future wars। दुनिया आगे के किसी भी युद्ध या महायुद्ध से उसका आमना सामना ना हो, कोई युद्ध ना हो, ये पहला उद्देश्य है। और दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मानवाधिकारों को सम्मान दिया जाए, मौलिक अधिकारों को सम्मान दिया जाए। तो कैसे होगा ये सम्मान? अगर किसी देश के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन चल रहा है व्यापक रूप से, तो कैसे आप उसको सुरक्षित कर सकते हैं, जब आपने राज्यों को ये अधिकार दे दिया कि आप मानवाधिकारों को अपने घरेलू आप कह लिए कि उद्देश्यों से आप चलाएंगे, यानी इंटरनल जो आपका डिसीजन होगा उसी से आप ह्यूमन राइट्स को आप गवर्न करेंगे। आपने तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हस्तक्षेप को रोक दिया इस अनुच्छेद के माध्यम से। तो इसलिए देयरफॉर देयर इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। और इसलिए कभी कभी ये समस्याएं बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। बिकॉज ऑफ दिस थिंग देयर आर मेनी स्टेट्स हु हैव बीन साइटिंग दिस प्रोविजन आर्टिकल 2(7) that is the domestic jurisdiction clause। they have been invoking and they have been reminding the international community that they are not supposed to interfere within the internal aspect or the internal jurisdiction of the nation states। तो इसलिए ये एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन जैसे हमने कहा, अगर कभी बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति हो जाती है कि जहाँ पर मानवाधिकारों का इतना व्यापक स्तर पर उल्लंघन आरंभ हो जाता है कि उसको कंट्रोल अगर नहीं किया जा सकता है और वो एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन जाती है, तब ऐसे में संयुक्त राष्ट्र चैप्टर 7 के अंतर्गत सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से उचित कदम उठा सकती है कि उस देश में हस्तक्षेप करा जा सकता है। जैसे अभी हमने कहा कि फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य जो ये भीषण युद्ध चल रहा है, अगर दोनों देश सीज़फायर नहीं डिक्लेयर करते हैं, युद्ध नहीं रोकते हैं, तब बलपूर्वक संयुक्त राष्ट्र को अधिकार होगा कि इसमें हस्तक्षेप करें और इसमें युद्ध विराम घोषित करें। दोनों इजराइल और फिलिस्तीन को अपने अपने क्षेत्रों में सीमित कर दें और यदि उसका उल्लंघन करेंगे तब संयुक्त राष्ट्र इस पर दंडात्मक कार्रवाई करने का उसका अधिकार होता है। तो इसलिए डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन को इस तरह से आप कह लीजिए कि बांटने का प्रयास किया गया है कि अगर छोटी मोटी समस्या है तो राज्यों में इतना सामर्थ्य होता है, ये मान के चला जा रहा है। इंटरप्रिटेशन यही है कि सो फार एज स्मॉलर ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम्स आर कंसर्न, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हर देश में कुछ ना कुछ मानवाधिकार से समस्याएं होती हैं। हमारे देश में नहीं है क्या? हमारे कितना सूखा पड़ा, कितना अकाल पड़ा, कितने फार्मर्स ने फांसी लगा लिया मराठवाड़ा और नागपुर के रीजन में, महाराष्ट्र में, विदर्भ के रीजन में कितने लाखों किसानों ने आत्महत्याएं कर लिया। तो ये प्रॉब्लम्स तो हर देश में होती हैं, गंभीर समस्याएं, चुनौतियां हैं। तो इसलिए ऐसी समस्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। संभवतः आर्टिकल 2(7) को इंस्टॉल करने के पीछे यही मानसिकता रही होगी, यही उद्देश्य रहा होगा। नहीं तो अगर ये समझ लीजिए, अगर ये आर्टिकल सब क्लॉज 7 ना रहा होता, perhaps then it would have given a straight right, a direct right to the international community to interfere in the internal jurisdiction of the states, and that then would have been very injurious to the sovereignty of the nations or to the sovereignty of the states। अगर ये ना होता तो संभवतः, क्योंकि एक दीवार अवश्य बनाया गया है इस विश्वास के आधार पर कि हर देश में सामान्य मानवाधिकारों से संबंधित समस्याएं होती हैं और वहाँ की जो राष्ट्रीय सरकार हैं, द गवर्नमेंट्स ऑफ दोज कंट्रीज, दे आर कैपेबल इनफ, दे आर सफिशिएंट, दे आर हैविंग द कैपेबिलिटी टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स दैट कुड बी ओवरकम बाय एक्टिव गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस। तो इसीलिए ये एक मिनिमल एक लिमिटेशन रखा गया है। नहीं तो आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे देश तो ताक में बैठे रहते हैं। Many states are sitting in lurch to interfere in other countries just at the drop of a hat।
just at the slightest opportunity they would be, more than interested, they would be jumping over others to interfere in the domestic jurisdiction of other states. Therefore, this is the logic why Article 2 subclause 7 has been included, it has been inserted in the UN Charter. लेकिन अगर वो इतनी बड़ी समस्या हो जाती है तब निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र इसमें अपने चैप्टर 7 के अंतर्गत सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से वहाँ पर उचित कदम उठा सकता है। और आप जानते हैं जैसे पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, जो शांति स्थापित करने वाली सेनाएं भेजी जाती हैं, इंडिया इज़ वन ऑफ द मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर्स ऑफ पीस कीपिंग फोर्सेस टू द यूनाइटेड नेशंस। अभी इस समय भी कम से कम बहुत सारे ऑपरेशन चल रहे हैं इंडियन पीस कीपिंग जो मिशंस हैं, देयर आर सेवरल सच मिशंस गोइंग ऑन विद द यूनाइटेड नेशंस। तो बहुत सारे देशों ने इस पीस कीपिंग मिशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है और ये हर देश अपनी सेनाएं उसमें भेजता है और उन देशों में भेजता, ये संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में सेनाएं काम करती हैं। और जहाँ जहाँ संयुक्त राष्ट्र इसमें डिसाइड करता है जिन जिन क्षेत्रों में कि उसको पुलिसिंग करना है, इंटरनेशनल एक एनवायरनमेंट बनाना है फॉर ह्यूमन राइट्स, टू सेफगार्ड ह्यूमन राइट्स, जैसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ में हुआ था, क्यूबा में था, अंगोला में था, लाइबेरिया में था, रुवांडा में था, बोस्निया में था, सर्बिया में था, बहुत सारे देशों में संयुक्त राष्ट्र की पीस कीपिंग फोर्सेस काम कर रही हैं। तो वहाँ पर ये सब कैसे हो रहा है, ये चैप्टर 7 के तत्वाधान में हो रहा है, जो सिक्योरिटी काउंसिल का चैप्टर 7 है, जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र को ये अधिकार दिया गया है कि वो राज्यों में इंटरवेंशन कर सकता है अगर कोई बहुत बड़ी त्रासदी मानवाधिकारों से संबंधित उत्पन्न हो गई है। और उसी में ही शामिल है ये पीस कीपिंग फोर्सेस का ये मुद्दा भी, उसी के चैप्टर 7 के अंतर्गत ही ये कदम उठाया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, राइट। और जो लिमिटेशन है या जो इसका और भी समस्याएं हैं, एक दो समस्याएं और भी हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर में जहाँ तक मानवाधिकारों के बारे में बात है। एक समस्या ये है कि चार्टर में बात करी गई है अबाउट द प्रमोशन, अबाउट द एनहांसमेंट ऑफ द रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, promotion of human rights, respect for human rights, है ना, assisting the United Nations for enhancing the human rights, है ना। यानी तरह तरह के शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, जैसे रिस्पेक्ट है ना, उसमें असिस्ट करने की बात कही गई, उसमें प्रमोशन के बारे में कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र का काम होगा ये सब काम करना, है ना। लेकिन जो वास्तव में जो एप्लीकेबल वर्ड्स होने चाहिए, दैट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द सेफगार्डिंग, है ना, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये जो की वर्ड्स हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन शब्दों को स्थान नहीं दिया गया है यूएन चार्टर में। जबकि अगर पहला प्रियम्बल का जो पहला पैराग्राफ हम देखें तो उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भविष्य में कोई और युद्ध ना हो, वैश्विक युद्ध ना हो, महायुद्ध ना हो, ये कार्य संयुक्त राष्ट्र का होगा कि उसको प्रिवेंट किया जाए। तो लॉजिकली दूसरा ये भी फिर उद्देश्य होना चाहिए था कि अगर युद्ध को बचाना है तो साथ साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन को भी रोकना होगा। If wars have to be prevented, then alongside prevention of human rights violations will have to be ensured, क्योंकि ये दोनों चीज़ साथ ही साथ चलते हैं। अगर आप युद्ध को आप होने से बचा रहे हैं, युद्ध की संभावना को समाप्त कर रहे हैं, तो साथ साथ आपको मानवाधिकारों के उल्लंघन की संभावना को भी समाप्त करना होगा। मानवाधिकारों को सुनिश्चित करना होगा, उसको गारंटी करना होगा, उसको सेफगार्ड करना होगा, इसके वायलेशन को प्रिवेंट करना होगा। देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट इश्यूज़, लेकिन इन सारे शब्दों का प्रयोग ह्यूमन राइट्स में, ये चार्टर में नहीं किया गया है। इंस्टेड द चार्टर यूजेस सम वेरी कोजी, वेरी कंफर्टेबल काइंड ऑफ वर्ड्स, बहुत ही हार्मलेस वर्ड्स टाइप्स को, हार्मलेस साउंडिंग वर्ड्स को यूज़ करता है। और कैसे, जैसे हमने कहा, बहुत ही सामान्य शब्दों का प्रयोग करता है और कहता है असिस्ट करेंगे, इन्हांस करेंगे, प्रमोट करेंगे। ये भी ज़रूरी है। दिस इज़ नॉट टू से दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट मोर देन this thing is the importance of the safeguarding or the prevention of the violation of human rights to protecting the human rights, है ना, from being violated।
इन चीज़ को ये चीज़ इंक्लूड नहीं करी गई है. सो द लैंग्वेज of human rights is not, you can say it is not, I mean framed in very definitive terms. एक बहुत ही एक निश्चित उसमें जो एक बात दिखनी चाहिए, एक जो डिटर्मिनेशन जो एक दिखना चाहिए वो उसमें दिखने को नहीं मिलता. सो दिस इज़ अ, वी कैन से दिस इज़ अ सीरियस ओमिशन इन सो फार एज द लैंग्वेज और इन सो फार एज द प्रोविजन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर कंसर्न इन द UN चार्टर. तो एक बात तो ये हो गई है ना. तो दूसरी बात, एक तो डोमेस्टिक जुरिडिक्शन हमने आपको बता दिया. तीसरी बात ये है कि इस UN चार्टर में ह्यूमन राइट्स हैव नॉट बीन डिफाइंड. ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल फ्रीडम, जो की वर्ड्स होने चाहिए सॉरी, जो ह्यूमन राइट्स क्या होगा, फंडामेंटल फ्रीडम्स क्या होगा, है ना, या डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होंगी, ये जो की वर्ड्स हैं, ऑपरेटिव वर्ड्स हैं, इसका तात्पर्य क्या होगा. ह्यूमन राइट्स में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, ह्यूमन राइट्स में क्या हम फंडामेंटल फ्रीडम्स भी इंक्लूड करेंगे, फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स है, क्या दोनों शब्दों को हम एक साथ ही प्रयोग करेंगे, सिटीजन्स राइट्स हैं. सो दैट थिन लाइन, I mean that thin differentiation, that thin line of differentiation has not been clearly brought out in the UN Charter. So the UN Charter is basically silent about the technical issues related to human rights. तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें एक लिमिटेशन और है कि इसमें मानवाधिकार, इसमें मौलिक अधिकार, इसमें नागरिकों के अधिकार इत्यादि शब्दों का, इसमें जो मौलिक स्वतंत्रताएं हैं, इन चीज़ों में उसने कोई अंतर स्पष्ट नहीं किया है. सो देयरफॉर दिस नीड्स क्लैरिफिकेशन. और इसलिए फ़िलहाल इसको माना गया है कि ये इसकी लिमिटेशन है, इसकी बहुत क्लियर या डेफिनेटिव लैंग्वेज नहीं है ना. सो ये एक डेफिनेशन वाला हो गया, ये हो गया, और इसलिए ये माना गया, और इसको बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन भी नहीं किया गया है. थोड़ा सा एक वेग या थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं एक बहुत सामान्य भाषा में, बहुत टेक्निकल भाषा नहीं यूज़ की गई है. टेक्निकल भाषा से मतलब है बहुत ज़्यादा इसमें एक ऑब्जेक्टिव को लेकर क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए मानवाधिकारों का संरक्षण, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं डाला गया है. बिकॉज यू नो दिस वॉज द फर्स्ट, यू कैन से, चार्टर ऑफ एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट टाइम. इसलिए दैट चार्टर of the United Nations has to focus on so many things. It is not possible for the charter to talk about each and every issue in so detail. है ना, इतना ज़्यादा व्यापकता से, इतनी ज़्यादा गहराई से हर एक विषय पर चार्टर में बात नहीं हो सकती है. बिकॉज द यूनाइटेड नेशंस इज़ अ ह्यूज बॉडी. सो एंड देर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स, देर आर सो मेनी ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. उसके जो कंपलसरी ऑर्गेनाइजेशंस है या जो उसकी स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं, जो 6 स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं, उसका रख रखाव क्या है, जिसमें 6 में कौन सा, जैसे हमने कहा जनरल असेंबली है, सेक्रेटेरिएट है, ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है ना. ये जो कम से कम ये 5 तो है ही है. ये तो इसकी जो 5 जो स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है. तो इसलिए चार्टर को इन सब के बारे में भी अपना निर्णय देना है, अर्थात उसके ऊपर भी प्रकाश डालना है, उसके रख रखाव, उसका गठन, उसका कंपोजिशन कैसा होगा, व्हाट विल बी द राइट्स एंड ड्यूटीज़. तो इसलिए ये भी इसके ऊपर भी उसको काफ़ी कुछ वार्ता करनी थी. साथ साथ उसके करीब 15-16 और भी उसके, जिसे हम कहते हैं आनुषांगिक अंग हैं, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूटिव जो ऑर्गन्स हैं, उसके साथ जुड़े हुए जो 15-16 और जो ऑर्गन्स हैं, उसके जो एजेंसीज़ हैं, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ILO हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन हो गया. तो बहुत इस तरह से 15 या 16 उसके अन्य आनुषांगिक संगठन हैं, उसके ऊपर भी, उस UN चार्टर के ऊपर भी UN चार्टर को बोलना है. तो किसी एक विषय को लेकर अगर UN चार्टर इतना सारा समय या इतनी गहराई में बोल देगा, या इतना उसी के ऊपर इतना समय, या समय तो नहीं कहें, इतना अगर व्यापकता से अगर किसी एक इशू पर ही संयुक्त राष्ट्र अगर ये चार्टर बोलने लगेगा, तो संभवतः ये तो न जाने कितना बड़ा ये चार्टर हो जाता. इसलिए देयरफॉर यूनाइटेड नेशंस चार्टर में क्या हुआ है कि दैट अब्रॉड, यू कैन से, अ पिक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस
has been brought out in this charter. सारे ऑर्गन्स को लेकर उसने कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण बातें अवश्य बताई है ना, विदाउट लीविंग आउट एनी इम्पोर्टेंट डिटेल्स कंसर्निंग एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए उसके ऊपर उसने बहुत बड़ा काम किया है. संयुक्त राष्ट्र ने उसके चार्टर बहुत बड़ा ये काम किया है. उसने बहुत कुछ उसने गहराई में जाकर कहा है. इसलिए देयरफॉर टू एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी मेंशन्ड इन द यूएन चार्टर, that would be perhaps expecting too much of a charter. इतना भी ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं करना चाहिए. इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि चार्टर की अपनी लिमिटेशंस होती हैं. तो इसलिए मानवाधिकारों के बारे में उसने अपनी बात कह दिया इतने सरल शब्दों में और कई एक आर्टिकल्स के माध्यम से, जैसे हमने अभी आपको बताया कौन कौन से आर्टिकल्स हैं. तो इससे हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि येस, द यूएन चार्टर इज़ क्वाइट सीरियस on the issue of human rights, and therefore it has given sufficient indication that human rights need to be discussed in greater detail, in greater depths, and that work should be carried on by certain other organizations, by other organization of the, you can say, the specialized organ of the United Nations, that is the ECOSOC, है ना, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के द्वारा इसको और उठाया जाना चाहिए और इसीलिए ही इसको 9th चैप्टर में इसको स्थान दिया गया है. सो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि द यूनाइटेड नेशन चार्टर इज़ बिट लिमिटेड इन सो फार एज ह्यूमन राइट्स इज कंसर्न, बट देन वी हैव टू एक्सेप्ट वाई दिस लिमिटेशन इज़ देयर. इसकी क्यों सीमाएं ऐसी हैं, हमें इसको अवश्य समझना होगा, इसको अप्रिशिएट करना होगा. जो अभी हमने जितना आपको बताया है उसको ध्यान में अवश्य रखना होगा. उसको रखकर ही वी कैन रियली अप्रिशिएट why the limitations of the UN Charter are there insofar as the issue of human rights is concerned. और इसीलिए इन सारी तथाकथित अगर कमियां दिख भी रही हैं, इन कमियों को दूर करने के लिए ही कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की स्थापना करी गई थी. इकोसॉक को इन्वोक किया गया था. बाद में द वेरी नेक्स्ट ईयर, दैट इज़ इन 1945, in October 1945 when the United Nations came into effect, the very next year, maybe in June 1946, the ECOSOC was authorized to create a commission on human rights. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने फिर अगले साल ही अपने आर्टिकल 68 में इकोसॉक के बारे में लिखा हुआ है ना, सामाजिक आर्थिक परिषद को की अधिकार क्या होंगे, शक्तियाँ क्या होंगी, गठन क्या होगी, ये चार्टर के अनुच्छेद 68 में प्रोवाइडेड है. तो इसलिए उसने अगले साल ही 1946 में अपनी शक्ति का प्रयोग किया और प्रयोग करते हुए उसने कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की स्थापना किया, अर्थात मानवाधिकार परिषद की स्थापना किया, है ना. इसको हम कहते हैं CHR, शॉर्ट में कहते हैं कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की स्थापना करी गई थी. और जिसके सदस्य उस समय 18 सदस्य हुआ करते थे जब ये बनाया गया इस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को, है ना. पहले 12 थी और बाद में इसको इंक्रीज़ करके 18 तक बढ़ा दिया गया. हालांकि इसकी सदस्य संख्या तो 1966 में 32 पहुंच गई थी. लेकिन वी हैव टू कीप द नंबर्स इनटू कंसिडरेशन व्हेन इन द लाइट ऑफ द टास्क दैट इट वाज गिवन. 66 तक का जो 1966 में 32 तक पहुंची थी, हमें उससे कंसर्न नहीं है. हमारा मेन कंसर्न ये कि कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की जो स्थापना करी गई थी 1946 में इकोसॉक के द्वारा, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के द्वारा, उस समय उसकी स्थापना के समय 12 सदस्य थे और जल्दी ही कुछ समय में ही 18 सदस्य हो गए थे. और इस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की चेयरपर्सन जो थी, चेयरमैन थी, वो थी मिसेस एलेना रूजवेल्ट, and she was a wife of President Franklin Delano Roosevelt, जिसे हम कहते हैं FD Roosevelt, who was the American president during the Second World War, but he had expired after the Second World War. दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति, बड़े यशस्वी राष्ट्रपति थे FD रूजवेल्ट. पूरा नाम था फ्रैंकलिन डिलोना रूजवेल्ट, है ना. और दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका को जीत दिलाने में इनकी बहुत बड़ा इनका योगदान था. बट अनफॉर्चुनेटली ही एक्सपायर्ड. ही बिकेम द US प्रेसिडेंट, बट वाइल ही वॉज स्टिल इन ऑफिस ही एक्सपायर्ड. अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना. बट एलेना रूजवेल्ट, हु वॉज द वाइफ of President Roosevelt, she was elected as a chairman of the or chairperson of the Commission on Human Rights, and under her chairpersonship, this Commission on Human Rights worked for another 1 year, more than 1 year, and it established
worked very strenuously, very laboriously, and with the result, in 1948, it managed to draft a universal declaration of human rights, है ना. तो इसको हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे. तो आज की बात यहाँ तक समझने की इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत एक महत्वपूर्ण एक इनिशिएटिव था संयुक्त राष्ट्र का चार्टर के माध्यम से कि मानवाधिकारों को इसमें शामिल किया गया और कई सारे अनुच्छेदों में इसको स्थान दिया गया और इसको फिर मूर्त रूप देने के लिए, इसको एक साकार रूप देने के लिए ही अनुच्छेद 68 के अंतर्गत यानी चैप्टर 9 में के अंतर्गत इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव के माध्यम से कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स की स्थापना करी गई थी इन द ईयर 1946. और इस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ने ही एलेना रूजवेल्ट की चेयरमैनशिप के अंतर्गत रहते हुए उसने ये फिर UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अर्थात मानवाधिकारों की सार्वभौमिक उद्घोषणा नाम के प्रपत्र का उसने गठन किया यानी उसका निर्माण किया 1948 में, जिसको 10 दिसंबर 1948 में इसको स्वीकार किया गया, अपनाया गया. तो दिस थिंग हैज़ टू बी केप्ट इन टू माइंड वेन एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ह्यूमन राइट्स, है ना. तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की बात हम यहीं समाप्त करेंगे और इसलिए हमारा आपसे अनुरोध यही है कि यू मस्ट स्टडी द UN चार्टर सीरियसली एंड ट्राई टू गो इनटू द डीपर एस्पेक्ट्स of those provisions which contain the topic of which contain the issue of human rights, है ना. कौन कौन से उसमें अनुच्छेद है वो तो हमने आपको बता ही दिया और उसके प्रावधान क्या है इसको आप अवश्य अलग से आप पढ़ लीजिए, देख लीजिएगा. हमने आपको एक डायरेक्शन दे दिया है सो दैट यू कैन गिव मोर टाइम टू स्टडिंग दीज आर्टिकल्स, है ना. तो आज की बात आप लोग ने हमारी ध्यानपूर्वक सुना. आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट यू मस्ट हैव हर्ड माई लेक्चर seriously and patiently, and thank you so much for your patience and for your attention also. तो आज की बात हम ये समाप्त करते हैं. In my next lecture I will be speaking more on the issue of human rights. In the meanwhile, you must continue your studies, you must continue preparing your topic on human rights, है ना. So for today it's thank you so much once again, and we will meet very soon in my next chapter, in my next lecture. Thank you, thanks a lot.